स्टार्ट करते हैं। जी। तो कहाँ पे थे हम लोग? एस्ट्रोजन अगर ज्यादा है तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। ठीक है जी। नहीं, अगर एफएसएच हाई है, एफएसएच हाई है तो वैसी सूरत में हम क्या देंगे? कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देंगे। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देंगे। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देंगे। वहीं पीसीओएस है अगर, पीसीओएस है अगर तो मेटफॉर्मिन, कल भी बताया है पीसीओएस का, मेटफॉर्मिन देंगे। और साथ में अगर कंसीव उसकी वजह से नहीं कर पा रही है तो वैसी सूरत में हम क्लोमिजेफिन देंगे। ठीक है, क्लोमेजीफिन। शाहिद लिंक भेजने बोल रहा सर। हाँ, शाहिद लिंक भेजने बोले, तो मैसेज ऑलरेडी दिया उसमें है ही। बोलो उसी बोला कनेक्ट नहीं हो रहा है। लिंक से ज्वाइन कर। तुम लोग का कैसे हुआ है? हाँ हम लोग का तो हो गया। क्लोमेजी दवा का नाम क्या बोले सर? हाँ, आवाज कट रही, आवाज कट गई है। क्लोमेजेफिन। दवा का नाम क्या बोले? क्लोमेजेफिन। फिर ये कंजुगेटेड एस्ट्रोजन में यही दवाई का नाम यही हुआ सर? कंपोजिशन है भाई, मैं कंपोजिशन याद रखो ना, एमआर याद करा देगा। जो ये ट्रेड नेम, मेन कंपोजिशन याद रखना होता है। चूंकि ट्रेड नेम सब इसका गायनिक वाले सब, इसका जो है ड्रग्स का ट्रेड नेम सब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं गायनिक प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, तो ट्रेड नेम सब मुझे भी नहीं पता। इसलिए ज्यादातर टाइम मैं ये बताता हूँ जो आपको, वो यही बताता हूँ, कंपोजिशन ही बताता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन जो आता है उसका ट्रेड नेम होता है यू पाउज। एक फेमस है यू पाउज, EUPAUSE। और क्लोमेजेफिन का जो ये है वो है सस्टेन के नाम से फेमस है, सस्टेन। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, हम लिखे हुए हैं एस्ट्रोजन हाई होगा तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। वहीं एफएसएच अगर हाई होगा तो वैसी सूरत में देंगे हम ये क्या नाम है? कंजुगेटेड एस्ट्रोजन। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन जो कि ट्रेड नेम क्या बताया? यू पाउज। यू पाउज के नाम से आता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या नाम है? ये जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है उसका ट्रेड नेम है डेवरी। डेवरी, DEVRI, डेवरी। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का सर? हाँ, डेबड़ी। वहीं क्लोमेजेफिन का जो है वो सस्टेन के नाम से मिलेगा। सस्टेन के नाम से, SUSTAIN, सस्टेन। कैबरगोलिन जो लिखाया था, कैबरगोलिन कैपगोलिन के नाम से आएगा। कैपगोलिन नाम से। कैपगोलिन, CAPGOLIN। वहीं डायनाजोल जो लिखाया था, डीजोल और डायनाजोल दोनों नाम से आएगा। डायनाजोल के नाम से भी आएगा, DANAZOL।
ओके। जी। इसके अलावा और क्या बच गया मैनेजमेंट में? हाँ, अगर किसी का ये है क्या नाम है, बहुत इंडोमेट्रियम जो है ठीक हो गया, तो वैसी सूरत में डी एंड सी करते हैं, डी एंड सी करते हैं, डायलेटेशन एंड क्यूरेशन करते हैं। या हाइपोप्लासिया हो, इंडोमेट्रियम हाइपोप्लासिया, या फिर ये क्या नाम है इंडोमेट्राइटिस है तो वैसी सूरत में डी एंड सी करते हैं, डी एंड सी करते हैं। हाइपोप्लासिया या इंडोमेट्राइटिस। हाँ, मेट्रियोसिस, डिस नहीं सिस। हाँ, मेट्रियोसिस। हाँ, तो डी एंड सी करना है। उसका क्या बताया था डी एंड सी का? ये डायलेटेशन एंड क्यूरेशन, डायलेशन एंड क्यूरेशन या डायलेटेशन एंड क्यूरेशन। ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट होता है। अब इंशाल्लाह मंडे को हम लोग DUB पढ़ेंगे, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। DUB थोड़ा बड़ा है, उसमें 2-3 लेक्चर लग सकता है। ठीक है सर। हाँ सर, कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे डाले हैं क्या? अभी डाला नहीं है, वो डाला जाएगा। तो कल छूट गया था मेरा लेक्चर। वो डाला जाएगा। ठीक। और किसी को कोई रहेगा क्वेश्चन तो है? सर एक आउट ऑफ द अगर सिलेबस रहेगा तो क्वेश्चन उसका डोज कैसे बनाएंगे? क्या थायराइड का सर, उसका डोज कैसे? डोज कैसे बनाएंगे? देखो नॉर्मली जो है 0.5 से 5.5 तक होता है TSH लेवल नॉर्मल। ये तो आपको नए मेडिसिन वाला पार्ट पूछ दिए। नॉर्मली 0.5 से लेके 5.5 तक होता है नॉर्मल। तो अगर 5.5 से लेके और 6.5 तक के बीच में है, 6.5 तक के बीच में है, तो 0.25 mg या 25 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम या 0.25 mg स्टार्ट करेंगे। वहीं 6.5 से लेके 8.5 तक है, तो 50 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, 50 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। वहीं 8.5 से लेकर के अगर आपका TSH लेवल 11 तक है, 11 तक है, तो 75 से स्टार्ट करेंगे। वहीं अगर 75 ये 11 से लेकर के 20 तक है, 11 से लेकर के 20 तक है, तो वैसी सूरत में 100 माइक्रोग्राम ये करेंगे, 100 माइक्रोग्राम इस्तेमाल करवाएंगे। एक चीज ये हो गई। अगर मोर देन 20 है तो 100 या 125 या 150, मैक्सिमम 150 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा उसका थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी एंड थायराइड पर ऑक्सीडेज यानी TPO, ये 2 जांच करवाएंगे। थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी एंड एंटी TPO, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज, ये 2 जांच करवाएंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है, वैसी सूरत में स्टेरॉइड का यूज कराएंगे। और अगर हशीमोटो थायराइडाइटिस, अगर थायराइडाइटिस है, जरूरत पड़ती है तो सर्जरी करवाएंगे। अगर जरूरत नहीं है तो थायराइडेक्टोमी नहीं भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑटो इम्यून ज्यादा पॉजिटिव है तो थायराइडेक्टोमी करते हैं। अब उसमें देखना ये होता है कि पार्शियल थायराइडेक्टोमी करना है या कंप्लीट थायराइडेक्टोमी करना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो एवरी 6 वीक पे हम उसका पहले 3 बार 6 वीक पे TSH लेवल रिपीट करते हैं। चाहे तो हम तीनों पैनल करवा सकते हैं। अगर इकोनॉमिकल रखना है, फाइनेंशियली थोड़ा सा ये है, तो हम TSH लेवल को एवरी 6 वीक पे रिपीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली
वापिस से डोज एडजस्टमेंट अगर करना हुआ तो करते हैं। सपोज करो कि एक को हमने 25 माइक्रोग्राम से शुरू किया, जो कि 6.2 था, 6.3 था, 6.4 था या 6.5 ही था। हमने 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट किया। अब 6 वीक हुआ, 6 वीक में जाके हम देखते हैं वापस से TSH, तो ये 6.5 ही रह गया, या वही जो रिजल्ट था अभी भी बढ़ा हुआ है। तो वैसी सूरत में हमें डोज बढ़ाना पड़ सकता है। वहीं ये 6.5 से घट के 1 के आसपास आ गया, लेस देन 50% के लोअर बॉर्डर के साइड चला आया, तो डोज को और रिड्यूस करना पड़ सकता है। 25 माइक्रोग्राम को घटा के 12.5 माइक्रोग्राम भी करना पड़ सकता है। ठीक है। ओके, सर एक क्वेश्चन है सर, आउट ऑफ दिस टॉपिक सर, एक क्वेश्चन है कि सर बोलो ना, नॉर्मल डिलीवरी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा कभी भी बोल सकते हो। जी, नॉर्मल डिलीवरी का मैनेजमेंट सर, डिलीवरी होने के बाद कौन कौन सा मेडिसिन उसको देना पड़ता है? नॉर्मल डिलीवरी के बाद कौन कौन सा मेडिसिन देना पड़ता है? जी। अच्छा, यानी कि फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो ट्रीटमेंट तो दोनों को देना है, बच्चे को भी देना है, मदर को भी देना है। मदर के लिए एक तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना है। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक में ये ध्यान रखना है कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना है, ताकि क्योंकि वजाइनल डिलीवरी हुआ है, अभी बहुत सारा जो है लोकिया आना है अगले 40 दिनों तक, तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए 5 to 10 डेज तक के लिए हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक में ज्यादातर टाइम जो सेलेक्ट करते हैं, या तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं, या फिर 2 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं। उसमें एक जो है कॉम्बिनेशन हो या 2 अलग अलग एंटीबायोटिक का, एक उसमें एंटी प्रोटोजोल या एनारोब्स के लिए कवरेज देते हैं, जो कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल या ऑनिडाजोल होना चाहिए, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चाहे वो आप एमॉक्सिक्लेव दो, चाहे वो आप सेफेक्सिम और सेफिरोक्सिम और जो भी सेफालेक्सिन जो भी देना है तो, या फिर आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन दो। बट अमूमनतः कोई भी एंटीबायोटिक देने के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ इस केस में ये जरूर देते हैं, एनारोब्स के कवरेज के लिए भी जरूर देते हैं, जो कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल या फिर ऑनिडाजोल होता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एंटी स्पास्मोडिक या एनाल्जेसिक देते हैं। एंटी स्पास्मोडिक या एनाल्जेसिक देते हैं ताकि जो पेन है वो सबसाइड कर जाए। वो अमूमनतः 3 से 5 दिन के लिए देते हैं, या फिर SOS के लिए देते हैं, तीसरी चीज, उसको आइगोटामिन देते हैं, जो कि मेथर्जिन के नाम से बहुत फेमस है। आइगोटामिन देते हैं ताकि अगर कोई प्लेसेंटा वगैरह या फिर जो है POC वगैरह थोड़ा बहुत रुक गया है, उसमें टूट गया है, तो वो सब रिमूव हो जाए। चौथी चीज, उसको आयरन, कैल्शियम देते हैं, आयरन एंड कैल्शियम देते हैं, ताकि अगर कोई एनीमिया हो तो वो ट्रीट हो सके, प्लस लैक्टेशन पे हेल्प करने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन भी ऐड करते हैं। तो ये बेसिक मैनेजमेंट हो गया एकदम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। वहीं अगर किसी को इपिसियोटोमी हुआ है, साथ में किसी को इपिसियोटोमी करना पड़ा है, इपिसियोटोमी कौन बताएगा? सगुफ्ता बताओ इपिसियोटोमी। सगुफ्ता, परवीन, बताओ। सईमुद्दीन, सर इपिसियोटोमी क्या होता है? वजाइनम और सर एनस के बीच में इंसिजन देते हैं सर। शाहिद इमाम बोल रहे हो? जी सर। अरे यार, कितनी बार बताया,
एपिसियोटोमी कभी भी पेरिनियम में को कट नहीं करते हैं, इसको लैटरल हॉरिजॉन्टल कट करते हैं। कभी भी सपोज कर ये वजाइना है और ये एनस है, तो इस एरिया को कट नहीं करेंगे, ये लैटरल कट करेंगे, लैटरल कट करेंगे, लैटरल लोअर साइड में कट करेंगे, क्योंकि पेरिनियम कट करेंगे तो पेरिनियम चाइल्ड बर्थ के समय में ना सर, हाँ चाइल्ड बर्थ हाँ करते हैं। एपिसियोटोमी वही कहा जाता है, अमूमन गांव घर में कहा जाता है, छोटा ऑपरेशन करके बच्चा मिलेगा, ठीक है। जी तो लैटरल इंफीरियर के बॉर्डर पे इस तरह से सपोज करो कि ये वजाइना है, तो इसको लैटरल इस तरह से लैटरल और इंफीरियरली या फिर राइट में या लेफ्ट में लैटरल इंफीरियर कट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को एपिसियोटोमी हुआ है, हेलो कट करने के बाद स्टिच भी देना पड़ता है या वो स्टिच छोड़ दिया जाता है? तो स्टिच नहीं करेंगे, स्टिच नहीं, एक पेशेंट आई उसको जो स्टिच करेंगे तो कौन सा सूजन से करेंगे? पूछे थे कि क्या स्टिच हुआ था कि नहीं, वो बोल कि स्टिच हुआ ही नहीं था। 20 से कहते हैं, अमूमनतः कैटगट 20 से कहते हैं, या फिर प्रोलिन से, अमूमनतः कैटगट 20 या प्रोलिन से कहते हैं, जी सर। ठीक है। अगर एपिसियोटोमी किया गया है तो फिर उसका साथ में ड्रेसिंग करना पड़ता है, यानी ड्रेसिंग क्या करना पड़ता है, ओवरऑल उसको हॉट वाटर कंप्रेशन देना पड़ता है, साथ ही ये करना पड़ता है, उसका क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है अगर एपिसियोटोमी किया गया है तो। और वैसी सूरत में एंटीबायोटिक ओरल से शिफ्ट करके हम सेलेक्ट करते हैं कि इंजेक्टेबल दे तो ज्यादा बेहतर है, एटलीस्ट फर्स्ट 5 डेज इंजेक्टेबल दे। वहीं अगर किसी को पीएच डेवलप हो गया हो, किसी को पीपीएच डेवलप हो गया हो, तो वैसी सूरत में पीपीएच का मैनेजमेंट करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे पूरा पीपीएच का मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एनीथिंग एल्स? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज।